डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत वेट कर रहे थे कि सर BSOC 131 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बताया है यूट्यूब में, उनका आंसर लाइए। तो ये देखिए, इनका मुझे टाइम नहीं था। महक नाम की एक स्टूडेंट है, यूट्यूब के ही है। उनका कहना था सर मैं आपके लिए ये PDF बना दूंगा, उनका आंसर मैं फाइंड कर लूंगी। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क करके, महक नाम की जो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही हार्ड वर्क करके इन्होंने बहुत ही मेहनत से PDF रेडी किया। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका PDF, है ना। तो ये देखो, मैंने सेंड किया था ये क्वेश्चन, जो मैंने करवाया था मोशन क्वेश्चन, मैंने सेंड किया था। एंड देन उनके बाद उन्होंने पूरा मेहनत से पूरा PDF प्रिपेयर किया। तो आप देख सकते हैं, ये है PDF। मैं ओपन करता हूँ इन्हें। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका देखिए BSOC 131 समाज शास्त्र का परिचय। तो इनमें से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जून एंड दिसंबर सेशन के लिए है, 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, दोनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। वीडियो को रोक के मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था, ये इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आज मिल रहा है। ओके, क्योंकि जो महक नाम की जो स्टूडेंट ने बनाया है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हार्ड वर्क करके, है ना, बहुत ही रिसर्च करके, पढ़कर समझकर जो अच्छा लगा, उन्हें सेटिस्फेक्शन जब मिला, तब उन्होंने ये रेडी किया। तो बहुत ही मेहनत किया, उनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है ना, लाइक बनता है जरूर। कमेंट कीजिए उनके लिए, है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यही था आपका। सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्र के रूप में समाज शास्त्र की प्रारंभता की चर्चा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आंसर देखते हैं। देखिए मैं एक्चुअली समझा नहीं पाऊंगा उस तरह से, बट जो लिखा हुआ है मैं बस रीड कर पाऊंगा, क्योंकि उतना समय नहीं है अभी एग्जाम के लिए भी। आप लोग को प्रिपरेशन भी करना है, आप लोग पढ़कर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बस रीड कर रहा हूँ, आपको सुनना है। और सुनना ऐसे है ना, जैसे कि आपको ना समझ लो ना, आप हेडफोन यूज कर लो या फिर एयरपोर्ट्स, जो भी है जिसके पास जो भी है ये यूज कर लो। और आपको ऐसे जगह में सुनना है ना, ये वीडियो को ऐसे जगह समझना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो वहां पे आराम से समझिए, सुनिए। सुनते हुए बहुत सारा याद हो जाएगा, सुनते हुए ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सुनेंगे भी, आप जल्दी आप कवर कर पाएंगे। तो सो कोशिश कीजिए सुनने का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख अंग है, जो समाज, उसके ढांचे, प्रक्रियाओं, संस्थाओं और संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। बहुत अच्छा लिखा, बहुत सुंदर। समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई, जब औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और वैज्ञानिक प्रगति से कारण सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव आए। आधुनिक युग में मानव समाज अत्यंत जटिल हो गया है और इसे समझने के लिए एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता पड़ी। इनमें से अब हम लोग समाज शास्त्र की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि को थोड़ा देख लेते हैं। तो समाज शास्त्र की उत्पत्ति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक परिवर्तनों का परिणाम था। इनमें से सबसे पहला है कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। देखो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया। पारंपरिक कृषि आधारित समाज के स्थान शहरी औद्योगिक समाज ने ले लिया। इससे सामाजिक विस्थापन, बेरोजगारी, श्रमिक शोषण, गरीबी, नगरीकरण और वर्ग संघर्ष जैसे अनेक नए सामाजिक मुद्दे उत्पन्न हुए। इन समस्याओं को समझने और हल करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई, जिसने समाज शास्त्र के जन्म को प्रेरित किया। नेक्स्ट आपका आता है समाज शास्त्र का औपचारिक उद्भव। ये ऑगस्ट कॉम्टे 1798 से 1857, है ना, में ऑगस्ट 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 कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद उन्होंने सोशियोलॉजी कहा, जिसके बाद उन्होंने उसे सोशियोलॉजी कहा। उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जो समाज के स्थायित्व और परिवर्तन दोनों का अध्ययन करता है। कॉम्टे ने 3 अवस्थाओं का नियम प्रस्तुत किया।
पहला धार्मिक अवस्था, दूसरा दार्शनिक अवस्था, तीसरा वैज्ञानिक अवस्था। और इनमें से देखो यही बस ये 3 आपको बताना है। उनके बाद आपको करना क्या है स्टूडेंट, देखिए निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष तो बताना ही होगा ना। समाजशास्त्र की उत्पत्ति सामाजिक जटिलताओं और बदलाव के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता के कारण हुई। यह न केवल एक सामाजिक विज्ञान है बल्कि यह समाज को समझने का एक दृष्टिकोण भी है। समाजशास्त्र का उद्देश्य न केवल समाज की आलोचनात्मक समझ बनाना है बल्कि उसे बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाना भी है। सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र की उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि यह मानव समाज की मूलभूत संरचना और कार्यप्रणाली को गहराई से समझने का माध्यम है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों से जुड़े सामान्य मुद्दे की जांच करना है। तो जानते हैं समाजशास्त्र के बारे में भी थोड़ा, अर्थशास्त्र के भी बारे में भी। आंसर है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही समाज विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो समाज के क्रियाकलापों, व्यवहार और संरचनाओं का अध्ययन करती है। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं, संबंधों और सांस्कृतिक मान्यताओं और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देता है, जबकि अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण, खपत तथा संसाधनों के प्रबंधन की आर्थिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यद्यपि दोनों विषयों के अध्ययन का दृष्टिकोण भिन्न है, फिर भी इन दोनों के बीच कई सामान्य मुद्दे हैं जो पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमें से आता है गरीबी। तो गरीबी देखना है कि गरीबी कैसे आपको यहाँ पे गरीबी के क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ते हैं। देखो गरीबी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, सॉरी, गरीबी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है बल्कि समाज की संरचना और उसकी गतिशीलता को भी नियंत्रित करता है। अर्थशास्त्र के अनुसार गरीबी आय की कमी, संसाधनों का अनुपलब्धता, बेरोजगारी और मांग आपूर्ति के असंतुलन से जुड़ी होती है। समाजशास्त्र इसे सामाजिक बहिष्कार, फिर से पढ़ो, समाजशास्त्र इसे सामाजिक बहिष्कार, जाति व लैंगिक भेदभाव, शिक्षा की कमी और वर्ग संघर्ष के रूप में देखता है। दोनों विषय गरीबी को अलग-अलग चश्मों से, है ना, यानी दृश्यों से देखते हुए एक व्यापक समझ का प्रदान करते हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या होने के साथ-साथ सामाजिक तनाव का भी कारण बनती है। अर्थशास्त्र इसे संसाधनों की अयोग्य तैनाती के रूप में देखते हैं जो जीडीपी को प्रभावित करता है, और समाजशास्त्री बेरोजगारी को सामाजिक विघटन, अपराध दर में वृद्धि और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। बेरोजगारी की समस्या के समाधान में दोनों विषयों का संतुलित योगदान आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा। शिक्षा न केवल मानव पूंजी का निर्माण करती है बल्कि समाज में समानता और गतिशीलता लाने का भी कार्य करती है। अर्थशास्त्र में शिक्षा को निवेश माना जाता है जिससे उत्पादकता और रोजगार बढ़ता है। सही बात है। समाजशास्त्र शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति स्थानांतरण और मूल्य निर्माण के रूप में देखता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार केवल आर्थिक निवेश से नहीं बल्कि सामाजिक संरचनाओं को समझकर भी किया जा सकता है। विकास विकास की परिभाषा उसकी दिशा समाज और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी होती है। अर्थशास्त्र में विकास का मूल्यांकन जीडीपी, निवेश और क्या कहते हैं, और औद्योगिकीकरण से होता है। समाज में विकास की कसौटी सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की गुणवत्ता से होती है। सच्चा विकास वही है जिसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं की प्रगति हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृति के मूल तत्व क्या है ये बताना है। संस्कृति के मूल तत्व क्या, जानिएगा। देखिए संस्कृति एक जटिल संकल्पना है जो समाज की संपूर्ण जीवन शैली को दर्शाती है। इसमें मनुष्य के व्यवहार, रीति रिवाज, विश्वास, कला, धर्म, नैतिकता, परंपराएं, भाषा, साहित्य, विज्ञान, संस्थाएं आदि सभी पहलू शामिल होते हैं।
यह समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और सामाजिक जीवन को दिशा प्रदान करती है। संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज से जुड़ता है और अपनी पहचान प्राप्त करता है। संस्कृति के विविध पद संस्कृति के विविध पक्ष कुछ बुनियादी तत्वों पर आधारित होते हैं, जिन्हें हम संस्कृति के मूल तत्व भी कहते हैं। अब इनमें से आगे देखते हैं कि देखो संस्कृति में आपका पहला आ जाता है यहाँ भाषा। तो भाषा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है। यह विचारों, भावनाओं, परंपराओं और अनुभवों को अभिव्यक्त करने का साधन है। भाषा न केवल संचार का साधन है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी कार्य करती है। हर संस्कृति की अपनी भाषा या बोलियां होती है जो उसकी विशिष्ट पहचान बनाती है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में हिंदी, संस्कृत, तमिल एंड पंजाबी आदि भाषाओं का विशेष स्थान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 आता है। 3 नंबर में आता है कला और साहित्य। कला और साहित्य संस्कृति की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम है। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, लोकगीत, कहानियां, कविता आदि किसी समाज की भावनाओं, संवेदनाओं और इतिहास को दर्शाते हैं। भारतीय संस्कृति में भरतनाट्यम, कथक, मीनाकारी, अजंता की चित्रकारी आदि विश्व प्रसिद्ध है। साहित्य समाज के विचारों को शब्दों में व्यक्त करता है और संस्कारों का संचरण करता है। 5वां आता है सामाजिक संस्थाएं संस्कृति में। तो संस्कृति की नींव पर आधारित संस्थाएं समाज को संगठित रूप में चलाने का कार्य करती है। परिवार, विवाह, शिक्षा, राजनीति, धर्म और आदि संस्थाएं समाज की संरचना को बनाए रखती है। ये संस्थाएं सामाजिक आचार विचार को नियंत्रित करती है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती है। संस्कृति के इन मूलभूत विशेषताएं देखना है कि सामाजिकता संस्कृति समाज में ही उत्पन्न होती है और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। गतिशीलता गतिशीलता यह समय के साथ बदलती रहती है, सीखी जाती है। दिशा सीखी जाती है क्या? संस्कृति जन्मजात नहीं होते हैं, इसे व्यक्ति अपने समाज से सीखता है। एंड चौथा संचित अनुभवों का रूप। संस्कृति मनुष्य के सामूहिक अनुभवों की अभिव्यक्ति है। 5वां संप्रेषणीयता। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा, संपूर्ण परंपराओं और संस्थाओं के माध्यम से हस्तांतरित होती है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है सामाजिक संगठन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। सामाजिक संगठन समाज के उन ढांचागत रूपों को कहते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाता है। समाज एक जटिल संरचना है जिसमें अनेक संस्थाएं, समूह और व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाशील होती है। प्रमुख समाजशास्त्रियों की परिभाषा। मैकिनवर और पेज। सामाजिक संगठन समाज के विभिन्न अंगों के बीच कार्यों और संबंधों की व्यवस्था है। आप इसमें आगे देखिए प्राथमिकता और द्वितीयक संगठन। प्राथमिक और द्वितीयक संगठन में देखते हैं पहला प्राथमिक संगठन। यह वह संगठन होता है जहां सदस्यता व्यक्तिगत, घनिष्ठ और भावनात्मक होती है। इसके अंतर्गत परिवार, पड़ोस, मित्र समूह आते हैं। यहाँ पर आत्मीयता, सहयोग, परस्पर विश्वास एवं निकटता अधिक होती है। विशेषताएं सदस्यों की संख्या कम होती है, आमने सामने की बातचीत होती है, संबंध दीर्घकालिक और अस्थायी होती है, भावना प्रधान संगठन होता है। उदाहरण परिवार, मित्र मंडली, गांव की पंचायत। अब 6 नंबर में आता है द्वितीयक संगठन। यह संगठन औपचारिक और उद्देश्य आधारित होता है। सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंधों की अपेक्षा कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। विशेषताएं सदस्यता व्यापक और बड़ी संख्या में होती है, औपचारिक नियमों के अधीन कार्य होता है, कार्य पर आधारित संबंध होते हैं। उदाहरण स्कूल, कार्यालय, उद्योग, बैंक, सरकार ना। आपका सेकंड इसमें आता है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। एंड यहाँ पे देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क नंबर में है औपचारिक संगठन। पूर्व नियोजित और लिखित नियमों पर आधारित संगठन होता है। यह किसी संस्थान या कंपनी की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। विशेषताएं उद्देश्य स्पष्ट होता है, भूमिकाएं निश्चित होती है, नियंत्रण और नेतृत्व औपचारिक होता है। उदाहरण सेना, विद्यालय, सरकारी विभाग।
दूसरा है आपका अनौपचारिक संगठन। यह संगठन लोगों के आपसी संबंधों और स्वाभाविक संपर्कों पर आधारित होता है। कोई लिखित नियम नहीं होता इसमें। विशेषताएं की बात करें तो व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित होता है, सदस्यों में आपसी सहयोग और समझ होता है। यह औपचारिक संगठन को सहयोग देता है। उदाहरण, सहकर्मियों के बीच मित्रता, कार्यालय के बाहर मिलने वाले समूह। सामाजिक संगठनों की आवश्यकता और भूमिका। सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक संगठन व्यक्ति को अनुशासन में रखते हैं और समाज फिर से पढ़ो उसमें, सामाजिक संगठन व्यक्ति को अनुशासन में रखते हैं और समाज में नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, सामाजिक एकता। ये संगठन समुदाय में एकता, सहयोग और बंधुत्व को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा, संस्कृति का संरक्षण। संगठनों के माध्यम से परंपराओं, मान्यताओं और संस्कृति का हस्तांतरण होता है। चौथा, समस्याओं का समाधान। संगठन समाज की समस्याओं का हल निकालने में सहयोग करते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी आदि। पांचवा है विकास में सहयोग। ये संगठनों सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में योगदान देते हैं। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए सामाजिक समूह क्या है? सामाजिक समूहों के वर्गीकरण का आधार क्या, वर्णन कीजिए। आपका देखिए आंसर है यहाँ पे, सामाजिक समूह का सामाजिक समूह वह इकाई है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य, भावना, विचार, संबंध या कार्य के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्री इस तथ्य पर बल देते हैं कि जब लोग आपसी संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं और किसी भावना या लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब लोग आपसी संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को से संवाद करते हैं और किसी भावना या लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, परिवार, मंत्रिमंडल, राजनीतिक पार्टी, स्कूल की कक्षा आदि। सामाजिक समूह की विशेषताएं, सदस्यता। किसी समूह में कम से कम दो व्यक्ति आवश्यक होते हैं। साझा उद्देश्य इसमें सभी सदस्य किसी एक या अनेक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। नियम और मानदंड। प्रत्येक समूह में व्यवहार के कुछ नियम होते हैं जिन्हें सभी सदस्य मानते हैं। सामाजिक समूहों के प्रकार। सामाजिक समूहों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। नीचे मुख्य वर्गीकरण दिए गए हैं। जैसे पहला, संपर्क के आधार पर। इसमें से क नंबर में आता है प्राथमिक समूह। यह समूह छोटा होता है और उसके सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण, परिवार, बचपन के मित्र, पास पड़ोस। विशेषताएं, घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध, स्थायित्व, हम भावना प्रबल होती है। दूसरा आता है द्वितीयक समूह में। इस समूह में संबंध औपचारिक होते हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनते हैं। उदाहरण, राजनीतिक दल, कंपनी, स्कूल। विशेषताएं, उद्देश्य आधारित संबंध, कम व्यक्तिगत संपर्क, अल्पकालिक भी हो सकते हैं। सदस्यता के आधार पर अंतः समूह, वह समूह जिसे व्यक्ति स्वयं को संबंधित मानता है। ख नंबर, बहिर्समूह, वह समूह जिससे व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है, वे भावनाएं होती है। उदाहरण, अन्य धर्म या जाति समूह। तीसरा, उद्देश्य के आधार पर औपचारिक समूह, निश्चित नियमों व ढांचे में चलने वाले समूह। उदाहरण, स्कूल, बैंक, संगठन। ख नंबर, अनौपचारिक समूह, यह भावना और मित्रता पर आधारित होते हैं, कोई तय नियम नहीं होते हैं। उदाहरण, दोस्तों की मंडली। छठा है आपका प्रकृति के आधार पर खुला समूह, कोई भी सदस्य बन सकता है। उदाहरण, सार्वजनिक सभा। दूसरा, बंद समूह, सदस्यता सीमित या विशेष होती है इसमें। उदाहरण, क्लब, जातीय समूह। 7 नंबर में संपर्क की विधि के आधार पर प्रत्येक संपर्क समूह, जहां सदस्य आमने सामने मिलते हैं। उदाहरण, परिवार। महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के मत, चार्ल्स एच कूली। इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक समूहों का सिद्धांत दिया। कूली के अनुसार समाज का निर्माण प्राथमिक समूह से होता है। जी एट एलवुड। सामाजिक समूह को वर्गीकृत करते हुए उन्होंने क्रियाओं और संरचनाओं के आधार पर समूहों का विश्लेषण किया। सुमनेर, 3rd नंबर में इसमें सुमनेर, इन्होंने अंतः समूह और बहिर्समूह का विचार प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो समाज की संरचना, क्रियाओं, मूल्यों, मान्यताओं और संबंधों में समय के साथ परिवर्तन होने वाले परिवर्तन
होने वाले, फिर से मैं एक बार पढ़ूँ इसका क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपका था यहाँ पे, सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव की चर्चा ना कीजिए। आंसर देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो समाज की संरचना, क्रियाओं, मूल्यों, मान्यताओं और संबंधों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे या तीव्र गति से हो सकता है और इसके स्रोत आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या तकनीकी से हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारण पहला कारण है प्राकृतिक कारण, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी जैसे प्राकृतिक कारणों से जनसंख्या, बसावट, आजीविका आदि में क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन, इंटरनेट, मोबाइल, औद्योगिकरण आदि से जीवन शैली, शिक्षा, रोजगार, संचार आदि में परिवर्तन होता है। तीसरा है आर्थिक कारण, आर्थिक विकास, वैश्वीकरण, उसके बाद आपका आता है नव उदारीकरण आदि से व्यापार, जीवन स्तर होगा, उपभोग की आदतों में बदलाव आया। समाज के विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव, परिवार व्यवस्था पर प्रभाव। देखो यहाँ पर समाज के विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक परिवर्तन के कैसे प्रभाव हुए, तो पहला है परिवार व्यवस्था पर प्रभाव। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ी, स्त्री पुरुष समानता विवाह में स्वच्छंदा, तलाक की स्वीकृति बढ़ी। दूसरा धर्म और आस्था पर प्रभाव, रूढ़िवादी विचारों में कमी आई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व मिला, धार्मिक सहिष्णुता, अंतर धार्मिक विवाह में वृद्धि हुई। सकारात्मक प्रभाव, सामाजिक समानता और न्याय की भावना का विकास, वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता का विकास, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों को अधिकार प्राप्त हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन में सुधार। अब इसमें नकारात्मक प्रभाव देखिए, नैतिक मूल्य में गिरावट आई, पारिवारिक और सामाजिक बंधनों में ढील हुआ, उसके सांस्कृतिक संकट के परंपराओं का क्षरण, भौतिकतावाद, एकाकीपन, मानसिक तनाव में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, संस्कृति शब्द से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संस्कृत शब्द, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा गया है कि मानव समाज को अन्य समाजों से अलग करने का कार्य संस्कृति के द्वारा ही किया जाता है। मानव ही एक ऐसा जीव है जिसके पास संस्कृति होती है। संस्कृति के अभाव में मानव संस्कृति के अभाव में मानव समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सभ्यता संस्कृति का एक भाग है जो भौतिक वस्तुओं से संबंधित है। समाज की उन्नति अथवा अवनति का निर्णय उस समाज की सभ्यता से ही किया जा सकता है। संस्कृति की परिभाषा निम्नलिखित है। मेलेनोस्की के अनुसार संस्कृति मानव समाज का वह माध्यम है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। दूसरा टेलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य की अर्जित अन्य योग्यताएं तथा आदतें सम्मिलित है। संस्कृति की विशेषताएं की बात करते हैं तो यह मानव का एक सीखा हुआ गुण है। दूसरा, संस्कृति का हस्तांतरित किया जाता है। तीसरा, संस्कृति सामाजिक है। चौथा क्या, संस्कृति आदर्शात्मक होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इतिहास और समाजशास्त्र के बीच के संबंध की चर्चा कीजिए। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच, तो इतिहास क्या है और समाजशास्त्र क्या है, इन दोनों के बीच के संबंध की क्या करना, चर्चा करना है। इसका आंसर देखते हैं। इतिहास और समाजशास्त्र दोनों ही मानव समाज के अध्ययन की विद्याएं हैं। इतिहास मानव जाति के भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और साक्ष्य आधारित विवरण है, जबकि समाज शास्त्र वर्तमान समाज, सामाजिक संस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है ना, व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखो यहाँ पे ये खुद से जब इसे अध्ययन करेंगे आपको समझ में आएगा। जब इसे खुद से रीड करेंगे ना, समझ में अच्छा से आने लगेगा। पीडीएफ आपको दे दूंगा। दोनों विषयों का केंद्र बिंदु मानव समाज से जिनसे इनके बीच गहरा संबंध स्थापित होता है। समाज को समझने के लिए उसके
अतीत को जानना आवश्यक होता है और इतिहास को समझने के लिए सामाजिक संरचना और व्यवहारों की व्याख्या की आवश्यकता होती है। इतिहास और समाजशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। इनका देखिए विशेषता है इतिहास का। विशेषता इतिहास अध्ययन की विषय भूतकाल की घटना है। दृष्टिकोण वर्णनात्मक। आधार प्राचीन ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के, शिलालेख। उद्देश्य अतीत को समझना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे देखिए उत्तर अलग से कॉपी में मैंने लिखा। इतिहास और समाजशास्त्र का आपसी संबंध। इतिहास और समाजशास्त्र के आपसी संबंध। पहला यहाँ है समाज की उत्पत्ति व विकास की समझ। तो समाजशास्त्र यह जानने में रुचि रखता है कि समाज अस्तित्व में किस प्रकार आया, किस प्रकार की सामाजिक संरचना बनी। यह जानकारी इतिहास से मिलती है। इतिहास व समाजशास्त्र मानव समाज के दो आवश्यक पक्ष हैं, एक अतीत की कहानी, दूसरा वर्तमान की व्याख्या। अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है समुदाय की संकल्पना क्या है, इसके मूल तत्वों की चर्चा कीजिए। तो ध्यान से जब आप समझने की कोशिश करेंगे ना, आराम से समझ में आ जाएगा। समुदाय की संकल्पना। समाजशास्त्र में समुदाय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसमें लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। उनके बीच घनिष्ठ पारस्परिक संबंध होते हैं और वे समान सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों एवं परंपराओं को साझा करते हैं। समुदाय शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है साझा करना या एकता में रहना। इसका आशय यह है कि समुदाय के सदस्य आपसी सहयोग, सह अस्तित्व और सामाजिक सहभागिता में विश्वास करते हैं। समुदाय केवल भौगोलिक निकटता का नाम नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक संबंधों, सामाजिक सहभागिता, परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक एकता का समुच्चय होता है। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 भौगोलिक निकटता। भौगोलिक निकटता समुदाय के सदस्य किसी निश्चित क्षेत्र या संस्थान में निवास करते हैं, जो मोहल्ला या नगर कहलाता है। सामाजिक सहभागिता सदस्यों के बीच आपसी संपर्क, सहयोग और संबंध होते हैं। सांस्कृतिक समानता समुदाय के सदस्य एक जैसी संस्कृति, परंपरा, भाषा, धर्म आदि को साझा करते हैं। 4 नंबर है भावनात्मक एकता। समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सामूहिकता की भावना समुदाय में हम की किसी भी भावना यहाँ पे क्या समुदाय में हम सबकी भावनाएं होती है, जिसमें सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। समुदाय के प्रकार स्थानीय समुदाय जैसे गांव, कस्बा, शहर इत्यादि। धार्मिक समुदाय की बात करें तो ये जैसे कि धार्मिक समुदाय में आते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय। आर्थिक समुदाय की बात करते हैं जैसे व्यापारिक समुदाय, मजदूर समुदाय। आवासीय समुदाय की बात करेंगे तो इंटरनेट, सोशल मीडिया माध्यम से बने ऑनलाइन समूह। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर आपका विषय क्षेत्र के रूप में सामाजिक मानव के विज्ञान में उद्भव का पता लगाइए। सामाजिक मानव विज्ञान का परिचय। सामाजिक मानव विज्ञान का परिचय। सामाजिक मानव विज्ञान मानव जीवन की सामाजिक संरचना, संस्कृति, परंपरा, व्यवहार और संस्थाओं का अध्ययन करता है। यह मानव विज्ञान की एक शाखा है जो यह जानने का प्रयास करती है कि विभिन्न समाज कैसे कार्य करते हैं, उनमें सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं और वे किस प्रकार समय के साथ बदलते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास एक लंबे ऐतिहासिक क्रम में हुआ। यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में उभरा। इसका विकास मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में हुआ, विशेषकर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में। दूसरा प्रारंभिक जोड़ है इसमें। मानव समाजों के अध्ययन की जड़ें प्राचीन काल से है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक जैसे कि हेरोडोटस और अरस्तु विभिन्न समाजों के आचार विचारों को दर्ज करते थे, हालांकि यह व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से नहीं था। दूसरा औपनिवेशिक युग और सामाजिक मानव विज्ञान। 19वीं सदी के अंत में जब यूरोपीय शक्तियां एशिया, अफ्रीका
19वीं सदी के अंत में जब यूरोपीय शक्तियां एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के विभिन्न हिस्सों पर औपनिवेशिक शासन स्थापित कर रही थी, तब उन्होंने वहां के समाजों, रीति-रिवाजों और जीवन शैली को समझने की आवश्यकता महसूस की। इसने सामाजिक मानव विज्ञान को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी और मिशनकारी वहां की जनजातियों और स्थानीय समाजों का अध्ययन करने के लगे। इन रिपोर्टों और अनुसंधानों को व्यवस्थित करके बाद में सामाजिक मानव विज्ञान का आधार तैयार किया गया। अब 11 नंबर में आपका है निर्जातीयता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंट्रो देखिए। निर्जातीयता एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो यह समझने में मदद करती है कि लोग अपनी संस्कृति को सर्वोच्च क्यों मानते हैं और अन्य संस्कृतियों को अपने मानकों पर कैसे आंकते हैं। यह मानव व्यवहार, सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक टकराव को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस उत्तर में हम निर्जाति केंद्रिकता और परिभाषा, इसके कारण, प्रभाव, प्रकार और उदाहरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। निर्जाति केंद्रिकता के मुख्य लक्षण। पहला लक्षण यह है कि अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना। दूसरा है अन्य संस्कृतियों को संदेह की दृष्टि से देखना। तीसरा, सांस्कृतिक भेदभाव को बढ़ावा देना। चौथा, सामाजिक टकराव का कारण बनना। पांचवा, अहंकार की भावना का विकास होना। अब आपका नेक्स्ट है निर्जाति केंद्रितता के प्रकार। पहला प्रकार है इसका सांस्कृतिक निर्जाति केंद्रितता। दूसरा है धार्मिक निर्जाति केंद्रितता। तीसरा है भाषाई निर्जाति केंद्रिकता। चौथा है नस्ली निर्जाति केंद्रिकता। ओके, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है आपका संदर्भ समूह क्या है? उचित उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना है। प्रस्तावना देखिए, यहाँ पे मानव एक सामाजिक प्रणाली है ना। समाज में उसका आचरण, सोच, इच्छाएं, आकांक्षाएं तथा व्यवहार बहुत हद तक अन्य लोगों से प्रभावित होती है। समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे संदर्भ समूह कहा जाता है। यह वह समूह होता है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने विचारों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहार का मूल्यांकन करता है। यह समूह व्यक्ति को दिशा प्रदान करता है, उसकी आकांक्षाओं को आकार देता है और उसे सामाजिक पहचान भी देता है। संदर्भ समूह की विशेषताएं की बात करते हैं तो यह व्यक्ति के निर्णयों को प्रभावित करता है। दूसरा, यह व्यक्ति की सामाजिक पहचान को आकार देता है। तीसरा, व्यक्ति इसका सदस्य हो या ना हो फिर भी यह प्रभाव डाल सकता है। यह समूह मानदंड, मूल्य और विश्वास प्रदान करता है। यह आत्म आकलन और सामाजिक तुलना का माध्यम बनता है। अब 13 नंबर देखिए, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की मुख्य चिंताओं का वर्णन कीजिए। समाजशास्त्र वह समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक दोनों मानव जीवन से गहराई से जुड़े हुए विज्ञान है। समाजशास्त्र जहां सामाजिक संरचनाओं, संस्थाओं और संबंधों और मानव समाज के कार्य व्यवहार का अध्ययन करता है, वहीं मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं, व्यवहार और अनुभवों का विश्लेषण करता है। इन दोनों विषयों की चिंताएं अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न जुड़ी होती है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार समाज में और समाज का प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता पर पड़ता है। समाजशास्त्र की मुख्य चिंताएं। पहला ये है कि सामाजिक संरचनाएं। समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि समाज किन तत्वों से बना है और विभिन्न वर्ग, जातियां, लिंग, धर्म और संस्थाएं किस प्रकार परस्पर क्रिया करती है। दूसरा, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जैसी संस्थाओं की भूमिका को समझना और यह देखना कि ये व्यक्ति और समाज को कैसे प्रभावित करती है। तीसरा है सामाजिकीकरण, यह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों और व्यवहारों को सीखता है। समाजशास्त्र यह देखता है कि किस प्रकार बचपन से ही व्यक्ति सामाजिक रूप से तैयार होता है। चौथा, सामाजिक नियंत्रण, नियम, कानून और सामाजिक दबाव के माध्यम से समाज व्यक्ति के व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है। पांचवा है सामाजिक परिवर्तन। इसमें समय के साथ समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझना, जैसे कि आधुनिकता, वैश्वीकरण, शहरीकरण आदि, इनका समाज पर प्रभाव है। मनोविज्ञान की मुख्य चिंताएं की बात करते हैं तो व्यक्तिगत व्यवहार। मनोवैज्ञानिक का मूल उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, महसूस करता है और व्यवहार करता है। बोध है क्रिया। दूसरा, सोच, स्मृति, निर्णय, भाषा, समस्या सुलझाने जैसे मानसिक कार्यों का अध्ययन। भावनाएं और प्रेरणा में देखते हैं
यह समझना कि कैसे भावनाएं और आवश्यकताएं व्यक्तिगत के निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करती है। चौथा, विकासात्मक मनोविज्ञान, जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्ति के मानसिक व्यवहार और विकास का अध्ययन, बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ता और वृद्धावस्था। चौथा है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, मीड द्वारा प्रतिपादित स्व विकास के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। स्व विकास समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड को जाता है। मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के प्रवर्तकों में से एक थे। उनका मानना था कि व्यक्ति का स्व एक सामाजिक उत्पाद है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से विकसित होता है। मीड के अनुसार स्व की अवधारणा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार स्व कोई जन्मजात तत्व नहीं है, बल्कि यह समाज में रहकर दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं, धीरे धीरे विकसित होता है। उनका यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, लेकिन इसमें प्रतीकों और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। मीड के स्व विकास सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। मीड के अनुसार मनुष्य प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण करता है। यह प्रतीक भाषा, संकेत, हाव भाव आदि हो सकते हैं। यह प्रतीक व्यक्ति को आत्मबोध की क्षमता प्रदान करते हैं। दूसरा आता है स्व एक सामाजिक उत्पाद है। तो मीड मानते हैं कि स्व का विकास केवल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। जब व्यक्ति अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझता है, तब उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है। तीसरा, आई और मी का द्वैत स्वरूप। मीड ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। पहला, आई यानी कि मैं, यह किसी व्यक्ति की स्फूर्त रचनात्मक और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। दूसरा, मी मतलब मुझे, यह समाज की अपेक्षाओं और नियमों को प्रतिनिधित्व करता है, नियमों का प्रतिनिधित्व करता है और जो व्यक्ति ने अपने अनुभव से सीखा है। स्व विकास की प्रक्रिया। मीड के अनुसार स्व विकास 3 चरणों में होता है। दूसरा, पहला प्ले स्टेज यानी खेल अवस्था। इस अवस्था में बच्चा दूसरों की भूमिका की नकल करता है, जैसे बच्चा डॉक्टर, माँ, पुलिस आदि की भूमिका निभाकर उन्हें समझता है ना। यह सीखने का प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं को समझने लगता है। दूसरा, गेम स्टेज, खेल की संगठित अवस्था। अब बच्चा एक साथ कई भूमिकाओं को समझने और समायोजित करने में सक्षम होता है। वह यह समझता है कि उसके कार्यों का प्रभाव दूसरे पर क्या होगा। वह समाज के नियमों और अपेक्षाओं को समझना शुरू करता है। अब देखिए लास्ट आपका है स्टूडेंट्स, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियां क्या है, चर्चा कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले सामाजिक नियंत्रण समाज के उन उपायों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ताकि सामाजिक व्यवस्था और एकरूपता बनी रहे। सामाजिक नियंत्रण की वे एजेंसियां हैं, संगठन या माध्यम होते हैं जो इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा की बात करें तो सामाजिक सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमों, परंपराओं, नैतिकता और कानूनों के अनुसार ढालता है। यह नियंत्रण अनौपचारिक भी हो सकता है, जैसे कि लोकाचार, रीति रिवाज, और औपचारिक भी, जैसे न्याय प्रणाली, पुलिस। सामाजिक नियंत्रण की प्रमुख एजेंसियां। सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियां 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला, अनौपचारिक एजेंसियां समाज में बिना किसी कानूनी बल्कि नैतिकता और सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर नियंत्रण करती है। यह निम्नलिखित है। पहला, परिवार सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहली और प्रभावशाली संस्था है। इसमें से बच्चा जन्म से ही परिवार में सामाजिक नियमों, व्यवहार, संस्कार, नैतिकता आदि को सीखता है। माता पिता, दादा दादी और भाई बहन सभी मिलकर अनुशासन और मर्यादा सिखाते हैं। एजेंसियां, भूमिका और प्रभाव। एजेंसी का नाम परिवार, इनकी भूमिका है कि नैतिकता शिक्षा, अनुशासन, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा। धर्म, अच्छे बुरे कर्म का भेद, आध्यात्मिक अनुशासन। दूसरा, सरकार, विधिवत नियंत्रण, कानूनों का निर्माण और क्रियान्वयन। पुलिस और न्यायपालिका भूमिका क्या है, देखिए, अपराध पर नियंत्रण करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। शिक्षा संस्थान, सामाजिकीकरण, नागरिक बोध और विवेक क्या करना, निर्माण करना। मीडिया क्या करते हैं भाई, जन्मजात निर्माण, सामाजिक मुद्दों की प्रस्तुति आदि करते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे आपका एंड होता है। इस तरह से मैंने 15 क्वेश्चंस, मैंने नहीं, ये आप जान सकते हैं महक ने कंप्लीट किया है। क्रेडिट जाता है महक को।
इसलिए महक के लिए आप एक लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड उन्हें थैंक्स बोलिए आप लोग कमेंट में, महक को स्पेशली, है ना, स्पेशली बोलिए क्योंकि ये सभी उन्हीं का मेहनत का है। उन्होंने पूरा मेहनत से इतना पीडीएफ तैयार किया, बहुत बड़ा पीडीएफ है ना, बहुत मेहनत से इन्होंने हार्ड वर्क करके तैयार किया ना, प्रिपेयर किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया महक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना मेहनत करने के लिए एंड आपका भी एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा, बहुत बेस्ट जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और एक बार बता दूं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ये तो पीडीएफ मैं दे दूंगा, बट इसमें भी पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना ही होगा, इंस्टा में जाइएगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, कोड बता देंगे आप, कोड के अनुसार आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जंस बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.